ब्लॉकचेन की जब बात करते हैं तो जनरली हम ये इथेरियम बिटकॉइन की बात करते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन ये होते हैं। और ब्लॉकचेन वैसे तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी उनको बोल सकते हैं। सो हम जो जनरली जिस टाइप की ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं वो पब्लिक ब्लॉकचेन होते हैं, उस पर जो सारा डेटा होता है पब्लिकली ओपन होता है। सो ब्लॉकचेन जो है एक लेज़र है, एक बही खाता है। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन के अंदर मैनेज होता है। और जो ब्लॉकचेन के अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर होता है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, वो टेम्पर प्रूफ होता है, इसलिए ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर माना जाता है। और इसके अलावा ब्लॉकचेन को हैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई होती है। ब्लॉकचेन के अंदर डेटा आप ट्रैक कर सकते हो, आप पहले ट्रांजेक्शन में जाके ट्रैक कर सकते हो। अगर आप अभी जैसे बिटकॉइन का जो पहला ट्रांजेक्शन कौन सा हो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं। सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ब्लॉक के अंदर स्टोर होते हैं। और ये सारे जो ब्लॉक होते हैं, जो डेटाबेस के रिकॉर्ड होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो वो जो ब्लॉक का जो चेन बन जाता है उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो इसका अगर फ्लो समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन पे कैसे स्टोर होता है। सो अगर एग्जांपल के लिए मैंने एक ईथर भेजा किसी को, तो एक ईथर जब मैं उसको इनिशिएट करूँगा, उस पर सेंड करूँगा, तो वो सबसे पहले जाएगा इथेरियम के नेटवर्क पे। इथेरियम के नेटवर्क पे जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। फिर ब्रॉडकास्ट होने के बाद कोई एक वैलिडेटर होगा, उसको पिक करेगा और उसको कंफर्म करेगा ट्रांजेक्शन को। फिर उसको वापस कंफर्म करने के बाद वापस नेटवर्क पे भेजेगा। फिर नेटवर्क के जो वैलिडेटर है वो उसको वैलिडेट करेगा, जो ट्रांजेक्शन आपने कंफर्म किया है वो सही है कि नहीं है। जब वो वैलिडेशन का प्रोसेस हो जाएगा, फिर वो ट्रांजेक्शन जो है वो ब्लॉक पे स्टोर हो जाएगा। और जो ब्लॉक है उसके बाद ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो अल्टीमेटली जो वैलिडेटर्स होते हैं उनका काम होता है ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना, और उसके बाद ब्लॉक के अंदर ऐड करना। और ब्लॉक के अंदर कितने ट्रांजेक्शन ऐड हो गए वो ब्लॉक साइज पर डिपेंड करता है। सो वो ब्लॉक साइज जो है वो बिटकॉइन की कम है, इथेरियम की थोड़ी ज़्यादा है। और इन ब्लॉक का ब्लॉक टाइम भी होता है कि कितने टाइम में, कितने सेकंड में कितने ब्लॉक क्रिएट हो गए। बिटकॉइन के केस में वो ब्लॉक टाइम है 10 मिनट के आसपास है। इथेरियम के केस में जो ब्लॉक टाइम है वो 10 से 15 सेकंड के आसपास है। सोलाना के केस में वो और भी कम है, 1 सेकंड से भी कम है। सो ये जो ब्लॉक टाइम है वो डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी वो ट्रांजेक्शन्स ब्लॉक के अंदर जाते हैं और कितने जल्दी अप्रूव हो रहे हैं, कितने जल्दी ट्रांजेक्शन आपका फाइनल हो रहा है। और उसके हिसाब से गैस कॉस्ट भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। गैस कॉस्ट मतलब ट्रांजेक्शन फीस जो है वो कितनी आपको पे करनी पड़ेगी। सो कौन सा ब्लॉकचेन कितना स्केलेबल है वो डिपेंड करेगा कि उसका ब्लॉक टाइम कितना उसका लग रहा है और ब्लॉक साइज़ क्या है, एक ब्लॉक के अंदर कितने ट्रांजेक्शन स्टोर किए जा रहे हैं। सो वहाँ पे जब बिटकॉइन जब बना था तो वो एक अर्ली काइंड ऑफ मॉडल था ब्लॉकचेन का। तो उस पर कई सारे ड्रॉबैक्स थे, उसको सॉल्व करके इथेरियम ने काफ़ी चीज़ें की, सोलाना ने और काफ़ी चीज़ें की, और अभी और भी ये ब्लॉकचेन का इंफ्रा और भी मैच्योर हो रहा है और भी स्केलेबल हो रहा है। सो ब्लॉकचेन के अंदर एक प्रॉब्लम मेन आ जाती है कि ब्लॉकचेन काफ़ी स्लो है। और ब्लॉकचेन के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो आपको कॉस्ट काफ़ी देनी पड़ती है। बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करते हो काफ़ी कॉस्ट देनी पड़ती है। और ब्लॉकचेन में जब डिमांड बढ़ जाती है, ब्लॉक स्पेस की डिमांड बढ़ जाती है। ब्लॉक स्पेस की डिमांड मतलब एक टाइम पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो है उनको उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज़ करना है, या कोई एक एप्लीकेशन है जिसकी काफ़ी डिमांड आ गई, लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मीम कॉइन की रैली आती है, मीम कॉइन की रैली बीच में से पे करके कॉइन था, वो काफ़ी बढ़ गया था। तो उस टाइम पे इथेरियम पे काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, बट यहाँ पे इनकी कैपेसिटी कम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इथेरियम की कैपेसिटी अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन हैंडल करने की है, लाइक 1 लाख ट्रांजेक्शन हैंडल कर सकता है, उसमें आपको $1 फीस दोगे तब भी आराम से चलेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो कैपेसिटी के हिसाब से प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाती है। जैसे 1 लाख की डिमांड है, 1 लाख की डिमांड तक आराम से $1 पे काम चल जाएगा। और वही ऐसा हो रहा है कि 5 लाख लोग उस पर ब्लॉक स्पेस को यूज़ करना चाह रहे हैं, 5 लाख लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं, 5 लाख लोग उस पर ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं। तो 5 गुना अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से जो प्राइस है वो भी बढ़ती है। फिर जो माइनर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस नेटवर्क पे को चला रहे हैं, स्टेकर जो होते हैं उस नेटवर्क को चला रहे हैं, वैलिडेटर जो है उस नेटवर्क को कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो पैसा कमाए। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाती है। वो लोग फिर अपना गैस कॉस्ट अपने साइड से बढ़ाते हैं, टिप का फंडा ऐड करते हैं, वैसे गैस कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कई बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो पब्लिक ब्लॉकचेन का जो यूज़ है वो मेनली किस लिए होता है, पहले ये भी एक बार समझ लेते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन में एक तो आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि कोई भी डेटा आप आराम से देख सकते हो, किसी का भी आपको एड्रेस वगैरह मिल गया, उसका कितना बैलेंस है, कहाँ पे उसने ट्रांजेक्शन्स किए, हिस्ट्री वगैरह सब आपको मिल जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी में ये नंबर 1 है। और यहाँ पे डेटा टेम्पर प्रूफ होता है, डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, रीराइट नहीं कर सकता, तो वो कोई टेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर होते हैं, ब्लॉकचेन को हैक करना काफ़ी मुश्किल है। सो यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि सिक्योरिटी के लोग इसको यूज़ करते हैं। सो ये 3 इसके मेन पर्पस हो सकते हैं। और चौथा होता है प्रोविनेंस। तो प्रोविनेंस मतलब कि ब्लॉकचेन के अंदर आप ट्रैक कर सकते हो, आप एकदम ओल्ड के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो भी जाके ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको 10 साल पुराना डेटा चाहिए, एकदम टेम्पर प्रूफ डेटा चाहिए, वो भी आपको मिल जाता है। और सारे डेटा एक दूसरे से लिंक होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं, सारे ब्लॉग एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसलिए उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं।
सो ये सब प्रॉपर्टी की वजह से ब्लॉकचेन काफ़ी यूज़ होता है। ये जो फीचर्स है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल सेक्टर में। सो फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए कई सारे फाइनेंशियल यूज़ केस हमने देखे कि इस पे ब्लॉकचेन के यूज़ करके बनते हैं, डिफाई के यूज़ केस काफ़ी सारे बनते हैं, पेमेंट के यूज़ केस काफ़ी सारे बनते हैं। बट ब्लॉकचेन में आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है वो है कि ब्लॉकचेन ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। सो ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी की जो चैलेंज आता है वो उसको बोलते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रिलेवर प्रॉब्लम। सो ब्लॉकचेन ट्रिलेवर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है, ये ब्लॉकचेन की आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि अगर आपको ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज भी बनाना है, ब्लॉकचेन को स्केलेबल भी बनाना है और ब्लॉकचेन को सिक्योर भी बनाना है, और तीनों एक साथ अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कई कोई ब्लॉकचेन सोलाना जैसा ब्लॉकचेन जो ज़्यादा स्केलेबल है, ज़्यादा फास्ट है, तो वो थोड़ा सा कम डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है तो कम फास्ट है। तो ये थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसी कंप्रोमाइज़ के ऊपर अभी अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का फंडा मार्केट में आया है। अभी तक क्या होता था कि ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर जो होता है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता था, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का होता था। तो उसमें जो सारे काम होते हैं, जो 4 मेनली काम होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के, तो एक सबसे पहले ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद ट्रांजेक्शन को का कंसेंसस इस्टेब्लिश करके ट्रांजेक्शन का वो ब्लॉक के अंदर ऐड करना, उसके बाद डेटा को अवेलेबल करवाना, उसके बाद उसको सेटल करना। तो ये 4 काम करने पड़ता है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर। कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करते हो तो 4 टाइप के काम होते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क करता है और लगातार करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जब पीक टाइम आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो अभी जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का जो अप्रोच है, उस पे क्या होता है कि जो 4 लेयर जो है वो अभी एक ही ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर में 4 टाइप के काम होते हैं, उनको 4 लेयर के अंदर डिवाइड कर लिया गया है कि हम एक एजुकेशन लेयर अलग से बना देंगे, कंसेंसस लेयर अलग से बना देंगे, एक सेटलमेंट लेयर अलग से बना देंगे, एक डेटा अवेलेबल करने वाला लेयर अलग से बना देंगे, तो 4 लेयर अलग से बन जाएगी। सो उसका अगर बात करते हैं, जैसे इथेरियम के केस पे बात करते हैं, सो आप L2 सुनते हो कि L2s काफ़ी आ रहे हैं, लेयर 2 आ रहे हैं। सो लेयर 2 का काम क्या होता है कि लेयर 2 अपने साइड पे एग्जीक्यूट करता है। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट लेयर 2 अपने साइड पे कर लेता है, कम गैस कॉस्ट में कर लेता है, जल्दी कर लेता है। और इथेरियम जो है वो सेटलमेंट लेयर की तरह काम करता है। तो लेयर 2 एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद इथेरियम पे सेटल करता है डेटा अवेलेबिलिटी लेयर की। तो एक सेलेस्टिया करके प्रोजेक्ट आ रहा है जो डेटा अवेलेबिलिटी लेयर पे काम कर रहा है। इथेरियम भी अपना एक खुद का डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, जिसको डीए लेयर बोलते हैं, वो बना रहा है। सो डेटा अवेलेबिलिटी मतलब जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, ब्लॉक कब में के अंदर डेटा ऐड कर रहे हो, तो उसको डेटा को अवेलेबल भी कराना पड़ता है। सबके पास सेम टाइम पे सेम डेटा रहता है, वो डेटा सबके पास जाता है, डेटा अवेलेबल कराना पड़ता है सबको, सारे नोड के पार्टिसिपेंट्स को। नोड मतलब नोड का एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, डेटाबेस को डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाके आप इथेरियम में अगर आपको वैलिडेटर बनना है या फिर बिटकॉइन में माइनर बनना है तब आप बन पाते हो। तो उसका डेटा लगातार अपडेट होता है। डेटा अपडेट का जो काम होता है वो डेटा अवेलेबिलिटी के अंदर आ जाता है, तो उसकी भी अलग से लेयर बनाई जाती है। तो जितनी अलग अलग सेपरेट लेयर बन जाएगी उतना ही ब्लॉकचेन जो है और स्केलेबल हो सकता है। सो फ्यूचर जो है वो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के तरफ जा रहा है। जैसे इथेरियम जो है वो और भी ज़्यादा स्केलेबल टाइम के साथ हो रहा है, तो इथेरियम जो L2 के साथ स्केल हो रहा है। बाकी इसके अलावा अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन वाले सेक्टर की अगर बात करते हैं तो कई सारी जो कंपनीज है, जैसा इन्फोसिस है, TCS है, वो भी ब्लॉकचेन के यूज़ केस एक्सप्लोर कर रही है। वो भी अलग अलग एप्लीकेशंस बना रही है ब्लॉकचेन की, बट उनको जो उनका डेटा है वो पब्लिक नहीं चाहिए, उनको प्राइवेट चाहिए। तो उस केस पे क्या होता है कि वो प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ करती है, डेटा उनकी उनसे शेयर होता है जिनको उस डेटा को एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन होती है। हर कोई जाके एक्सप्लोरर के अंदर जाके चेक नहीं कर पाता। सो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। अब एक और अलग टाइप का यूज़ केस अभी चल रहा है, कुछ ऐसे ब्लॉकचेन भी है जो ये प्रोवाइड करते हैं कि आप भी अपने ट्रांजेक्शन जो है वो प्राइवेट कर सकते हो। तो उसके लिए जीरो नॉलेज प्रूफ करके टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर कई सारे ब्लॉकचेन्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे एजटेक करके एक प्रोजेक्ट है जो उसके ऊपर आ रहा है। इसके अलावा एक बनता नेटवर्क है, वो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करनी है तो आप प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से यूज़ केस होते हैं, उसके हिसाब से कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी डिजाइन की जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं।